गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अ, आज के सेशन में हम चार्टर एक्ट 1813 से पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ चुके हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम देख चुके हैं, उनके अचीवमेंट, उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं वो हमने देखा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए वो हमने देखे। पिछले वाले लेक्चर में हमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो यही रखनी है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 1784 तक रहता है। उनके कार्यकाल में बेटा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना होती है। और जो दीवानी न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो पैसों से संबंधित मामले, धोखाधड़ी, इस प्रकार के मामले होते हैं, इनको कलेक्टर के अंडर में रखा गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। लेकिन कॉर्नवालिस सर्किट न्यायालय की स्थापना करता है और कलेक्टर साहब से दीवानी प्रकार की शक्तियां जो थी, यानी न्यायिक शक्तियां थी कलेक्टर के पास, वो छीन ली गई और उन्हें सिर्फ टैक्स कलेक्शन का काम सौंपा गया। तो ये किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। बस ये दो चार फैक्ट जो है ध्यान रखना। और एशियाटिक सोच, मुझे बताओ, मैं दो चार क्वेश्चन पूछता हूँ तो पता चल जाएगा आपको पिछला लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? सोचिए, बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। क्विक क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए आपका। 1784 में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां किसने प्रदान की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। किस प्रकार की थी? दीवानी प्रकार की थी। किसने छीनी थी? कॉर्नवालिस ने छीनी थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका बेस अच्छा है, आप अच्छे से समझ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम चार्टर एक्ट 1830 की तरफ, 1813 की तरफ मूव करें। चार्टर एक्ट 1813 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये बात समझनी है कि चार्टर एक्ट 1813 आ रहा है तो उसके पीछे की भूमिका क्या है। उसके पीछे कुछ ना कुछ भूमिका बनी हुई है। वो भूमिका क्या है? जैसे हमने कंपनी को व्यापारिक से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा, और वो हमने देखा भी किस प्रकार जो कंपनी है वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रही है। अंतिम रूप से हमने 1798 में वेलेजली के कार्यकाल में सहायक संधि प्रथा के माध्यम से ये बात देखी थी कि अब कंपनी देसी रियासतों पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और अपने सैनिकों का जो खर्चा है वो अपने भारत के देसी रजवाड़ों पर डालने की कोशिश कर रही है। और ट्रिक क्या है? वो सहायक संधि प्रथा वाली, वो आपको पता है। उस तरीके से वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बातें हैं, वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में और भारत पर अपना जो साम्राज्यवादी विस्तार है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चार्टर एक्ट 1813 की तरफ बढ़े हैं तो इसकी जो सबसे मूलभूत बात है, मूलभूत कड़ी है, वो यही है कि कंपनी इतनी बड़ी हो रही थी तो ब्रिटेन की सरकार, देखो यहाँ पे वास्तविकता क्या है, व्यवहार क्या है और वास्तविकता क्या है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। मैं उसकी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, आपको पता है ना कि 1773 में कंपनी पर सरकार ने लगाम लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सरकार वहां की समझ गई थी, सरकार वहां की समझ गई थी कि ये कंपनी आगे जाकर राजनीतिक शक्ति बन जाएगी और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से इतनी पावरफुल ना हो जाए कि फिर हमें ही अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़े। ये ब्रिटेन की सरकार को खतरा खतरा महसूस हो रहा था। तो 1813 तक आते हुए ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा कि ये कंपनी अब अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पूरी तरीके से, यानी सर्वसुलभ रूप में संपादित नहीं कर पा रही है, कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो हमें दूसरे लोगों की भी जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से एक बात। और दूसरी बात, इस समय फ्रांस का नेपोलियन जो था वो एक महाद्वीपीय सिद्धांत लागू करता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, महाद्वीपीय सिद्धांत, जहां वो इंग्लैंड के लिए सारे व्यापारिक रास्ते बंद कर देता है। अभी तक कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था। ये हमने बात समझी थी कि 1813 के एक्ट के पहले कंपनी के पास 20 सालों के लिए, हमेशा 20-20 सालों के लिए ब्रिटेन की सरकार इसको व्यापार का अधिकार देती थी। लेकिन यहां तक आते हुए कंपनी व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। और साथ ही अब ब्रिटेन की सरकार ये कह रही है, एक तो तुम प्रशासन को संभालने के लिए मतलब सर्वसुलभ नहीं हो, मतलब आसान नहीं है संभालना, तुम संभाल नहीं पा रहे हो व्यवस्थित रूप से।
भारतीयों को संभालना जरूरी है। एक तो सरकार ने ये रीजन दिया, और दूसरा रीजन क्या दिया कि हमारे जो व्यापारी है, पहले पूरे विश्व में व्यापार कर रहे थे, फ्रांस के साथ बढ़िया व्यापार था हमारा, लेकिन नेपोलियन साहब ने वो व्यापार बंद करवा दिया, रोक दिया। तो अब हमारी समस्या बढ़ गई है, तो अब हमें आपका एकाधिकार खत्म करना पड़ेगा। ये कारण था एकाधिकार खत्म करने का, व्यापारिक एकाधिकार खत्म करने का। तो इस प्रकार पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार सीमित किया गया या समाप्त किया गया। ठीक है। तो लेकिन ईस्ट इंडिया का कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारी एकाधिकार इस चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया, नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया। इसी बात में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पूर्ण रूप से समाप्त करना मतलब एक तरह से कंपनी को बिल्कुल फ्री कर देना। तो इतने समय से कंपनी ने, एक बच्चे को आप बड़ा करते हो और फिर एक दिन कोई बोल दे कि ये, जब जब वो बच्चा बड़ा होकर कमाने लग जाए और कोई दूसरा मालिक आ जाए उसका, तो उसके माँ पिता को कैसा फील होगा, उसी प्रकार से इस कंपनी को फील हो रहा था। झटके दिए थे बहुत बड़े सरकार ने। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सिर्फ उसके व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे, और सभी ब्रिटेन की जो भी व्यापार घराने थे, कंपनियां थी, उनको बोला कि आप आओ, आप एंट्री कर सकते हो भारत में। अब 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार ये बात बोली गई थी। लेकिन चीन के साथ, चीन चीन के साथ जो आज आज जो भयानक हालत कर रखा है विश्व की, सबको डरा धमका रहा है वो, आज वो चीन और चाय के साथ व्यापार, चीन और चाय के साथ जो व्यापार था, ठीक है, जिसकी आज हम दीवाने हैं, चुस्कियां लेते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी आज के चाय वाले जो मतलब ब्रांड बन गया आज। ठीक है, तो वही चाय, तो चाय और चीन के साथ व्यापार था, वो कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। और आगे हम चार्टर एक्ट 1833 पढ़ेंगे, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एकाधिकार तो खत्म किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, वो कंपनी का एकाधिकार उस पर खत्म नहीं किया गया। ठीक है, इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही जो ब्रिटेन की ईसाई मिशनरी थी, यानी जो धर्म के प्रचारक थे, जैसे हम बात करें तो जैसे दयानंद सरस्वती ने, या फिर हमारे को अन्य कोई धर्म गुरु ने, जैसे अपने धर्म को प्रसार करने का और अपने जो मूल्य होते हैं उनको प्रसार करने का काम किया, उसी प्रकार से ब्रिटेन के जो ईसाई मिशनरीज थी, उन्होंने भी अपने धर्म को प्रसार करने का या प्रचार प्रसार करने का काम किया, और उनको भी ब्रिटेन की सरकार ने भारत में आने की परमिशन दी। तो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे थे कि हमारे जो मूल्य है, हमारी जो नीतियां है, हमारा धर्म है, वो सबसे बेस्ट है, भारतीय भी अपना ले ये। अपनाना का मतलब क्या होता है, एक तरह से गुलामी। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां से मिशनरियों को भी 1813 में भेज दिया, परमिशन दे दी। तो इस प्रकार से दो तीन काम हुए। एक तो व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि वो 1833 में होगा, चाहे वो चीन के साथ बनाए रखा गया था कंपनी का। ईसाई मिशनरियों को भारत में घुसने का अधिकार दे दिया, लिखा हुआ है ना, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ठीक है, और पहली बार एजुकेशनल रिफॉर्म करने की बात की गई। अब यार, कोई देश आपको गुलाम बनाता है, आप किसी देश के उपनिवेश हो, तो फिर वो एजुकेशनल रिफॉर्म की बात क्यों कर रहा है? ये बात थोड़ी खट नहीं रही है क्या आपके दिमाग में? ये बात आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही है क्या? लग रही चाहिए ना, कि यार जैसे आज मैं किसी को गुलाम बनाऊं और बोलूं कि तेरे को मैं एजुकेशन दूंगा, बढ़िया खाना दूंगा, न्यूट्रिशन वाला, अच्छा वाला खाना, ठीक है, ऐसा क्यों करूंगा मैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये अपने कुत्ते पालना चाहते हैं। ये कह रहे चाहते हैं कि बेटा, हम तुम्हें एजुकेट करेंगे, फिर तुम हमारे लिए काम करोगे, हमारा काम करोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, वो बीज डाल रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, और फिर उसका फल वही खाएंगे। बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये एजुकेशन का एक ढोसला या ढडोसला जो है, वो यही है कि बीज वो डाल रहे हैं और इसका फल भी वही खाएंगे। एक्चुअल में इसका जो उत्पादन होगा, वो तो वही लेंगे। तो एक एक तरीके से ये भी एक उपनिवेशवाद का ही एग्जाम्पल है। तो पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शिक्षा हेतु 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी के माध्यम से हमारा 1823 का शिक्षा संबंधी जो एक कमेटी है, वो आपको समझ में आएगी, और आंग्ल प्राच्य विवाद समझ में आएगा। इसी के माध्यम से आपको शिक्षा संबंधी सुधार जो आगे होंगे, वुड डिस्पेच, हंटर कमेटी, ये सारी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार बता दें आपको स्लाइड्स देखनी चाहिए प्रॉपर।
तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने देख लिया है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में घुसने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, और कंपनी यहाँ पे 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर निवेश करेगी। 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी निवेश करेगी। ये दो चार बातें इस चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से बोली गई है। तो इनको बेटा ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम अब हमारा पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, क्या है तरीका? चार्टर एक्ट भी पढ़ेंगे हम, और साथ में कोई अंग्रेज आ रहा है, कोई अंग्रेज की औलादारी गवर्नर जनरल आ रहा है, उसको भी हम देखते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही कम समय में। अगर ये में ऑफलाइन क्लास होगी तो वहाँ पे गवर्नर जनरल अलग पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बस क्विक रिवीजन करना एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सारा कुछ हम एक साथ लेके आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं जॉन एडम्स की बात करूं, जॉन एडम्स के बारे में कुछ नहीं, बस दो फैक्ट है, उनको ध्यान रख लीजिएगा कि जॉन एडम्स साहब जो हैं, जॉन एडम्स साहब है बेटा, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जॉन एडम्स साहब क्या कर रहे हैं, प्रेस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्योंकि इस समय हो क्या रहा है, इस समय हो क्या रहा है कि हम एजुकेट हो रहे हैं, लिटरेसी आ रही है हम में, और लिटरेसी जैसे आती है तो कुछ ना कुछ अंग्रेजों को ये पता चल जाएगा कि ये लोग लिटरेट हो गए ना, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये बात वो समझ चुके थे कि लिटरेट हो गए अगर, तो ये कंट्रोल में नहीं रह पाएंगे, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। और ये प्रेस के माध्यम से हम जो गलत काम करते हैं उनको उजागर करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये आगे जाके विद्रोह की चिंगारी के रूप में सामने आएगा, जो आप 1857 के क्रांति के रूप में देखते हैं। इनको अभी से रोकना चाहिए। तो इसी प्रकार से राजा राममोहन राय जैसे साहब जो थे, उनके मिरातुल अखबार को बंद कर दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत जॉन एडम्स ने 1823 में कर दी थी। और पहली बार यही था समय जब प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मिरातुल अखबार को बंद किया जा रहा है। राजा राममोहन राय के प्रसिद्ध पेपर का नाम याद रखना, मिरातुल अखबार। ठीक है, प्रतिबंध कौन लगा रहा? जॉन एडम्स, 1823। प्रेस पर प्रतिबंध पहली बार लगाया गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब मुझे बताइए आप कि बेटा जो 1813 में चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने शिक्षा के लिए बात की थी, शिक्षा के लिए हम 1 लाख रुपया, 1 लाख देगा, 1 लाख देगा एजुकेशन के लिए। वो 1 लाख जो है, अब उसकी बात हो रही है कि यार वो 1 लाख खर्च करना है, तो खर्चा ऐसे ही तो नहीं कर देंगे ना, पहले प्लानिंग होनी चाहिए ना, प्लानिंग जरूरी है। तो प्लानिंग की जाएगी। तो लोक शिक्षा समिति 1823 में बनती है, और ये बात करती है कि जो 1 लाख के उसका खर्चा कैसे किया जाए, उसकी प्लानिंग होती है। अब यार 1 लाख रुपया कुछ नहीं होता, 1 लाख में कुछ नहीं होता। तो 1 लाख रुपए तुम एजुकेशन पे, और भारत देश के लिए जो एक उपमहाद्वीप वाला देश है, उस पर आप 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, वाह बड़ी रकम कर रहे हो भाई तुम। तो इस समिति में टोटल लोक शिक्षा शिक्षा समिति जो है 1823 में बन रही है, और इसमें 10 मेंबर है, ध्यान रखना 10 मेंबर है। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोक शिक्षा शिक्षा समिति कब गठित हुई थी, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप वो ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें नहीं याद रहेगी चलेगी, इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ आपकी, ताकि आपको आसानी से याद रहे चीजें। अदरवाइज क्या होगा, मैं सिर्फ फैक्ट पढ़ाते जाऊंगा तो चीजें याद नहीं रहेगी, एग्जाम में सेंटर में जाके भूल जाओगे आप। तो लोक शिक्षा समिति 1823 में गठित हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि 1 लाख रुपया आया मेरे पास। कब आया है? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आया। तो इस समिति में 10 मेंबर थे। 1835 में अंग्रेजी भारत की प्रशासनिक भाषा भी बन जाती है। ये लोक शिक्षा समिति, देखो बात समझे आप, ये दो फैक्ट जो है, 1835 में अंग्रेजी भारत की प्रशासनिक भाषा बन जाती है। इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बताता हूँ मैं, क्या है बैकग्राउंड बताता हूँ कि लोक शिक्षा समिति 1823 में गठित होती है। अब भारतीयों के लिए एजुकेशन सिस्टम पर प्लानिंग करनी है, तो एक 1825 में, सुनिए बात मेरी, 1825 में आंग्ल प्राच्य विवाद होता है। लिख देता हूं आपके लिए, सुनिए, सुनिए।
आंग्ल प्राच्य विवाद बेटा होता है 1825 में, और इसके माध्यम से दो विवाद उत्पन्न होता है कि भाषा जो है, लैंग्वेज क्या रखी जाए, लैंग्वेज क्या रखी जाए, हिंदी या इंग्लिश, या देसी, हिंदी का या देसी बोल दीजिए आप, देसी या इंग्लिश। ठीक है, ये जो है ये विनर है, इंग्लिश वाले विन हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो ये आंग्ल प्राच्य विवाद 1825 का है। तो ये 1825 का विवाद जो हम आगे देखने वाले हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार लोक शिक्षा समिति 1823 गठित हो रही है, और वो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रही है, उसकी प्लानिंग हो रही है, और इसमें मेंबर 10 हैं। ये आंग्ल प्राच्य विवाद जो है वो भर के इस समिति की सिफारिश पर ही आ रहा है। इस समिति गठित हुई 23 में, 25 में ऐसा विवाद हो रहा है, आंग्ल प्राच्य विवाद, जहाँ पे भाषा को लेकर विवाद हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम की भाषा क्या रखी जाए। क्या हम देसी भाषा रखेंगे तो वो लोग हमारे काम आ पाएंगे, क्या हम इंग्लिश वाली भाषा रखेंगे, ठीक है, तो वो हमारे प्रशासन में काम आ पाएंगे। छोटे मोटे काम जो भी होंगे प्रशासन में वो तो करेंगे ना, इंग्लिश रख देनी चाहिए। कोई कह रहा देसी रखनी चाहिए, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट मतलब कर पाएंगे जनता से वो। इस प्रकार चर्चा हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो ये आंध्र प्राच्य विवाद है, बस इतना समझना चाहिए आपको। लोक शिक्षा समिति 1823 में गठित होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। 1 लाख खर्चे का जो प्रावधान किया गया था उसकी बात होगी यहाँ पे। इस समिति में 10 मेंबर होते हैं, और 1835 में जाकर 1835 में जाकर ये कार्यकाल जो चल रहा है बेटा, ये बेंटिंग का चल रहा है, विलियम बेंटिंग। इसी विलियम बेंटिंग का कार्यकाल, ये गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंग, ये विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल है। इसी के कार्यकाल में ऐसी बातें हो रही है, और फिर एक भाषा चुन ली जाती है, प्रशासनिक भाषा, वो अंग्रेजी बनती है। ठीक है, और आंग्ल प्राच्य विवाद जो है ये 1825 में ही शुरू हो जाता है। ये सारी बातें थी यहाँ पे, इन बातों को ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड के लिए। लेकिन अब हम अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें आपकी जो भी डाउट था अभी तक, ठीक है, और अभी तक मैंने जो आपको बात की वो सारी बातें सोल्व हो जाएगी सिर्फ लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़ने से। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को साथ में पढ़ने का ये एक बेस्ट फायदा है, बेस्ट तरीका है। तो ये मैंने प्रायोगिक तौर पे आपके सामने हाजिर किया है। आई होप आपको ये पसंद आता होगा, समझ में आता होगा। ठीक है, अब हम बात करें, सबसे पहले जहां तक हम पहुंचे हैं, अभी तक जहां तक पहुंचे बहुत आराम आराम से होले होले से सारी बातें कवर होगी। तो सबसे पहले मैंने बात की थी बेटा आपसे कि 1813 का हम चार्टर एक्ट लाए। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही हमने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीनने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से छीन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर अभी तक भी कंपनी का ही एकाधिकार बना रहा। कब तक? 1833 का चार्टर एक्ट जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट तक। ठीक है, दूसरी बात हमने की थी 1813 के चार्टर एक्ट में कि महाद्वीपीय व्यवस्था का सिद्धांत नेपोलियन द्वारा लाया गया, और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए गए ब्रिटेन पर फ्रांस द्वारा। और इसी प्रतिबंधों को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार चिंता में आई कि इन व्यापारिक घरानों को हमें संरक्षण देना पड़ेगा। तो भारत हमारे लिए एक मार्ग खुला हुआ है, भारत हमारा एक उपनिवेश है, तो भारत एक बेहतर माध्यम है, तो भारत के व्यापार के मार्ग खोल देने चाहिए। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सभी व्यापारियों को भारत में घुसने की परमिशन दी गई। ये कंपनी को टेंशन वाला देने वाली बात थी, क्योंकि अब जो है कंपनी की कमाई कम हो जाएगी। पर इस प्रकार 1813 के माध्यम से दो परिवर्तन आपने ये चीज देख लिए। और तीसरा परिवर्तन जो हुआ वो धर्म प्रचार प्रचार की बात हुई, तो इसे मिशनरियों को भी भारत में घुसने की बात की गई। तीसरी बात। और चौथी बात क्या है? चौथी बात है बेटा, एजुकेशन पर 1 लाख रुपए, बड़ी रकम, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्चा करने की बात की गई, वो भी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार की तीन चार बातें आपके सामने मैंने हाजिर की। फिर मैंने आपको शिक्षा संबंधी समिति बताई, तो वो 1823 में बनी थी, और फिर उसी से आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हुआ, भाषा का माध्यम क्या रखा जाए एजुकेशन में, ये 1825 की बात है। और फिर आपको अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब जो हैं ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं 1828 में। ठीक है, और 1835 तक रहते हैं, और ये क्या क्या पहाड़ उखाड़ते हैं या कुछ क्या उखाड़ते हैं वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बात करेंगे हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब आ चुके हैं। स्वागत है लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब आपका। अब हम बात करें तो भारत के, अच्छा एक बात सुनिए आप, सिंपल सी बात सुनिए, गलती हो चुकी है मुझसे, एक्सट्रीमली सॉरी, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी गलती हो जाती है, देखो फीचर से होती है, लेकिन सुधार रहा हूँ, सुधार होना ही था, वो हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जहाँ हम बात कर रहे थे कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक कंफ्यूजन वाली बात ये हुई है बेटा, सिंपल सी सुधार कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुधार करिएगा, जरूर सुधार कीजिएगा। बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना था, मैंने जो बताया था आपको कि भारत का गवर्नर जनरल बोला था मैंने, शायद तक शायद बोला होगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पिछले लेक्चर में, कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना है वो वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, याद रखिएगा, रिकॉल करिएगा, और जहां गलती हुई है उसको सुधार लीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने अगर आपको ये बता दिया है, अगर मैंने आपको ये बता दिया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो वो गलत बात है, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, क्योंकि उससे पहले गवर्नर वाला पद था और उसी को गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट किया गया, जो बंगाल पर गवर्नर बैठता था उसको गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जबकि यहाँ मैं बात करूंगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंसियां हैं जितनी भी, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अंडर में आ जाएगी, सारे राइट्स जो होंगे वो बेंटिंग साहब के हाथ में आ जाएंगी, तो और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में सामने आपके सामने आएंगे, वो बेंटिंग साहब है, विलियम बेंटिंग को याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में। तो ये सुधार आप करेंगे ना, सुधार कर लीजिएगा। अब हम बात करें, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहता है, 1828 से 1835 तक रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण का है, हम जब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए जोर शोर से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया, तो सामाजिक धार्मिक सुधारक हम जब पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं यह बात बताऊंगा कि सती प्रथा के रूप में चला प्रथा चलन में थी, ठीक है। अगर उसका पति मर जाता था तो आग में औरत भी बैठती थी और वो भी अपने जीवन को छोड़ देती थी। उस बात को गलत समझते थे राजा राम मोहन राय, पाश्चात्य विचारों से परिपूर्ण थे राजा राम मोहन राय। अब गवर्नर जनरल जो थे भारत के प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनका सहयोग जरूरी था, तो उनके सहयोग से ही राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया और सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया, और पहली बार 1829 में, इंपोर्टेंट डेट लगाइए, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है, 1829 में, ये बात एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा हुई, ये बात हम कर चुके हैं कि 1835 में अंग्रेजी माध्यम भाषा को हमने माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया है। वो आंग्ल प्राच्य विवाद 1825, 1835 में शिक्षा को माध्यम बनाए जाने की घोषणा भी हो चुकी है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब हम बात करें तो लॉर्ड मेकाले जो है, लॉर्ड मेकाले साहब की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन होता है। लॉर्ड मेघालय साहब की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन होता है। तो ये विधि आयोग का गठन जो हो रहा है पहली बार, कानून जो है भारत में जितने भी कानून थे, इनमें आज जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है ना, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे सारे कानून एक तरीके होंगे, उसी प्रकार की कुछ बात या कानूनों को एक रूप में लाना, क्योंकि अलग अलग कानून थे, हर एक जैसे वर्ग के लिए अलग कानून थे, बहुत सारी चीजें थी, उनको यूनिफिकेशन करने के लिए उनके लिए उस प्रकार से कुछ काम किया गया था। कुछ वैसा नहीं, पूर्ण रूप से वैसा नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा, लेकिन कुछ वैसे ही, ताकि जो हमारी विधियां हैं उनको एक कोडिफाई रूप में ला सके या उनका संहिताकरण कर सके। तो विधि आयोग का गठन लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही है कि 1833 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया जा रहा है, और ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हो रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हो रहा है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? पहली बात तो गवर्नर जनरल याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और उसके कार्यकाल में एक अधिकारी
जिसको हम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, उसका नाम है लॉर्ड मेकाले। अंडर में है वो, एक तरह से गवर्नर जनरल छत्र छाया में है वो। तो इसका मतलब कोई अथॉरिटी नहीं रखता ऐसे, लेकिन सिर्फ हम कोई आयोग गठित करते हैं तो उसका एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, वैसे ही विधि आयोग का गठन किया गया है और उसके लिए मेघालय को नियुक्त किया गया है। और ये भाई साहब विधि का संहिताकरण करेंगे, तो विधि का संहिताकरण करके ही 1859 में आपको सीपीसी, 60 में आपको आईपीसी, 61 में आपको सीआरपीसी, इस प्रकार से जो कानूनों का संहिताकरण करके उसका रिजल्टेंट है वो 1859, 60 और 61 में आपको दिखेगा सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी के रूप में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो सिविल प्रोसीजर कोड है, कोई आपको अगर वकील वाला वकील आदमी होगा या कुछ थोड़ा कानून का जानकार होगा, उसको पता होगा आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, सीपीसी क्या है। ठीक है, तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं मेघालय का प्रयास ही है। और कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठग प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। तो ठग प्रथा के उन्मूलन की बात तो की गई बेटा, ठग प्रथा के उन्मूलन की बात लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी 1829 में, और कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में की थी, उसको नेतृत्व दिया था कि आप ठग प्रथा को खत्म करोगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपको क्या क्या बातें समझ में आई है, इस बातों को आप एक बार देख लीजिए। अब भारत का जो पहला प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन बना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने हैं। इनका कार्यकाल 1828 से 35। ठीक है, और सती प्रथा पर रोक लगाने का काम बेंटिंग ने ही किया था। ठीक है, हम कह देते हैं राजा राम मोहन राय ने किया, लेकिन इनकी भी तो जरूरत थी, मेन अथॉरिटी पावर तो इनके पास थी। 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बना दिया गया। ये 1835 में किया गया। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया और इसी का रिजल्टेंट है सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। ठीक है, ये कब बनता है, ये 1859 से 61 के बीच में। ठीक है, जैसे आईपीसी हमारी 60 की है, आईपीसी जो है 1860 की है। ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आती होगी। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठग प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। ठग प्रथा का उन्मूलन कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, अब हम जब शिक्षा में सुधार पढ़ेंगे तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का जिक्र होगा, उसमें मत पूछना ये किसके कार्यकाल में था। तो बेंटिंग के कार्यकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, यानी एजुकेशन में भी देखो रिफॉर्म हो रहा है, एजुकेशन में रिफॉर्म हो रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वो शोषण कर रहे हैं आपको। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपको विलियम बेंटिंग के बारे में थोड़ी बातें पता चली कि विलियम बेंटिंग साहब जो थे हमारे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सामने आए। और सती प्रथा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो उसको ध्यान रखिएगा आप कि उन्मूलन विलियम बेंटिंग साहब ने ही किया। और विधि आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, सॉरी, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेकाले को नियुक्त किया, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जैसी संहिता दी कानून की। तो इनको दोनों को ध्यान रखिएगा, यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और तीसरी बात, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में स्थापित हुआ था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन बना, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बनते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टारगेट जो होगा बेटा, अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट भी एक तोप है। 1813, 1833, ये चार्टर एक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चार्टर अधिनियम 1833 की मैं बात करूं, चार्टर अधिनियम 1833 की मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात होगी आपके सामने कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से बनाया जा रहा है। अब आपको एक बात समझ में आती होगी या डाउट होता होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विलियम बेंटिंग 1828 में गवर्नर जनरल बन के आ रहा है और 1835 तक रह रहा है। इसका मतलब उसको 1833 में 1833 में
विलियम बेंटिंग को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये किस चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया बेटा? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार से बातें पता होगी आपको, तो आपकी कंसेप्ट अच्छी है, कंसेप्ट अच्छी है, कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी है आपकी। चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसको छीन लिया गया कंपनी से। ये पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश जो औपनिवेशीकरण है उसको वैध बना, लीगल बना दिया। ब्रिटिश औपनिवेशीकरण का मतलब क्या बेटा? कि 1833 के माध्यम से, 1833 का जो चार्टर एक्ट है बेटा, उसके माध्यम से जो बात सहायक संधि प्रथा 1798 वेलेजली कर रहा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वो अपना विस्तार करना चाह रहा था कंपनी का, ठीक है, कंपनी के विस्तार कर रहा था। तो अब ये ऑफिशियली सरकार घोषणा कर रही है कि हम विस्तार करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने वैदिक मतलब उसको वेद बना दिया, मतलब लीगल बना दिया, या कह दिया, सामने से कह दिया भाई साहब, पहले तो छुप छुप के कर रहे थे, अब हम सामने से कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं ऐसा उपनिवेशीकरण, ताकि भविष्य में हमारे लिए काम आ जाएगा। काम आ ही रहा है ना उपनिवेशीकरण का मतलब। अब देखो उसका भारत का जितना भी धन जो है, संपदा है, उसको भी वो इंग्लैंड वाले ले जाएंगे। कुछ व्यापार करेंगे, जैसे कच्चा माल भारत से ले जाएंगे और फिर उसको वहां पे बना के, पक्का माल बना के वापस भारत में मार्केट मिल जाएगा, उनको डाल देंगे। यानी जहां से रिसोर्स लिया उन्होंने वो भी भारत, और जहां वापिस जनता को दे रहे हैं कुछ चीज और वहां से पैसा भी ले रहे हैं, यानी दोहरा लाभ। तो दोहरा लाभ वाली नीति इन्होंने अपनाई थी, तो ये उपनिवेशीकरण से ही संभव था। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को, देखो वाणिज्यिक निकाय के रूप में जो गतिविधियां हैं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दी गई। अब ऐसी बातें क्यों बोली जा रही, और प्रशासनिक निकाय के रूप में कंपनी सामने आती है, ऐसी बातें बेटा क्यों बोली जा रही है, समझाता हूँ। ऐसी बातें क्यों बोली जा रही है कि भाई साहब, पहले झुंझुना था हाथ में, झुंझुना आपने छीन लिया, सरकार ने 1813 और 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी से झुंझुना छीन लिया। कंपनी से झुंझुना तो छीन ही लिया, तो अब कुछ बचा ही नहीं। तो अब क्या करें, क्या करें, करना है कुछ काम, तो क्या करें, क्या करें, राजनीतिक शक्ति के रूप में विस्तार करें और भारत का उपनिवेशीकरण करें। तो ऑफिशियली रूप से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये घोषणा की गई कि अब हम भारत को उपनिवेश बनाएंगे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भेजा जाता है इंडिया 1828 में, और इन्हें बोला जाता है अब तुम भारत में अपना विस्तार करोगे, राजनीतिक शक्ति के रूप में विस्तार करोगे। और इसी का नतीजा आप 1848 से 56 का जो कार्यकाल है लॉर्ड डलहौजी का, वो देखोगे, उसमें डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत की नीति लागू की जाएगी। वो यही चीज है, उपनिवेशी करने का करण करने का एक हथकंडा है वो भी। तो पहला हथकंडा आपने वेलेजली की सहायक संधि प्रथा देखी। दूसरा, चार्टर अधिनियम 1833 में इसकी शुरुआत हम वापस देख रहे हैं, ऑफिशियली रूप से घोषणा हो रही है। और फिर 1848 से 56 के बीच में जो वेलेजली का जो कार्यकाल होगा, सॉरी, डलहौजी का जो कार्यकाल होगा, उसके कार्यकाल में हम देख पाएंगे किस प्रकार भारत में औपनिवेशीकरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आने की मुहिम छिड़ी हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब विलियम बेंटिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, एक फैक्ट ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। और चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से बने, ये बात ध्यान रखना। चाहे वह चीन के साथ कंपनी से व्यापार छीन लिया, यानी पूर्ण रूप से कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए हैं। अब कंपनी पर झुंझुना बचा ही नहीं, तो झुंझुना क्या है, अब झुंझुना राजनीतिक शक्ति के रूप में विस्तार करना और एक उपनिवेश बनाना भारत को, ये काम रह गया, ये काम करेंगे। अब राजा रजवाड़ों के साथ अधिकार छीनेंगे, पंजाब जैसे प्रांत को हम युद्ध के माध्यम से, अवध जैसे प्रांत को हम हड़प नीति के माध्यम से, ठीक है, कुशासन के आरोप में, इस प्रकार हम उनको हथिया लेंगे। ये काम करेंगे आगे बलोची साहब, तो आप वो देखेंगे उस समय समझ में आएगी बातें। देखिए जरा, बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियों को छीन लिया। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया बेटा, तो इसने क्या किया, बंबई और मद्रास के वहां के जो गवर्नर होते थे, ठीक है, उनसे जो शक्तियां होती थी, उनको उस समय राज्यपाल मत बोलिए आप, राज्यपाल तो टाइप कर दिया इन्होंने गलती से, गवर्नर ही बोलिए, गवर्नर ही सही शब्द होता है। तो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, उनको छीन लिया गया 1833 के एक्ट के माध्यम से। यहाँ ध्यान रखिएगा, 1833 के एक्ट के माध्यम से बंबई और मद्रास की गवर्नर्स की शक्तियां छीनी जा रही है, और इसे वापिस कब दी जाएगी,
तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग साहब आपको नजर आएंगे, वापिस इनको सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। तो सत्ता का केंद्रीकरण जो हो रहा है ब्रिटिश कंपनी द्वारा, वो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हो रहा है। विकेंद्रीकरण कब होगा? तो बेटा विकेंद्रीकरण आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से दिखेगा। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से ही सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की की गई थी, बात की गई थी। कहाँ गया था ऐसा? कहाँ हुआ नहीं था बेटा, ऐसा कहाँ गया था? एक प्रयास किया गया था कि भारतीयों को भी, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी उनके ही अधिकारी बड़े ऑफिसर बनते थे, आईएएस ऑफिसर बनते थे, सिविल सर्वेंट बनते थे। भारतीयों को नहीं दी जाती थी वो जॉब। और इसमें कोई खुली प्रतियोगिता भी नहीं होती थी ताकि हम एग्जाम दे पाए और सेलेक्ट हो पाए, ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। तो भारतीयों की डिमांड थी। तो ये डिमांड 1833 में पहली बार पूरी करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका विरोध हुआ। इसका विरोध हुआ और इसी विरोध के फलस्वरूप ये बात लागू नहीं हो पाई। कंपनी इसको नहीं लागू करना चाहती थी, जबकि ब्रिटेन की सरकार लागू करना चाहती थी ताकि उनका नियंत्रण प्रभावी हो जाए। सरकार का, सरकार हमेशा कंपनी के विरोध में काम कर रही है। दोनों आमने सामने, सरकार और कंपनी दोनों आमने सामने रख के देखिएगा आप, तो आप समझ पाएंगे। तो हमेशा सरकार जो है कंपनी की विरोधी रही है। सरकार तो चाहती थी, कंपनी नहीं चाहती थी ऐसा कि भारतीय अधिकारी सिविल सर्वेंट के रूप में सामने आए। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो इंग्लैंड के जो गोरे लोग हैं वो क्या भारतीयों की गुलामी करेंगे? ऐसा कभी वो नहीं चाहते थे। इस प्रकार की बातें हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो 1833 का चार्टर एक्ट भी आपके सामने मैंने यहाँ पे समाप्त किया है। ठीक है, और ये वाले हमने देख चुका है, हमने देख लिया ना, विधि आयोग की स्थापना हो रही है और इसी विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेकाले हमारे सामने आते हैं। कब हो रही है? तो 1833 में हो रही है। ये हमने देख लिया बात, इस बात को हमने देख ली है। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मेकाले आए हैं, ये हमने बात सारी कर ली है। अब नेक्स्ट बात करें। देखो ये मेकाले साहब ही हैं, ये मेकाले साहब ही हैं जो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का थ्योरी देते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का थ्योरी क्यों दे रहे हैं? ये समझते हैं कि भाई साहब तूने 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए दिए, तो 1 लाख से होता नहीं। सारे भारतीयों को हम एजुकेट नहीं कर सकते। तो भारतीयों को, सारे भारतीयों को हम एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन एक सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम क्या है कि यार हम जो भारत के जो अमीर वर्ग हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, वो संख्या में सीमित है। वो संख्या में सीमित है, तो क्यों ना हम उनको एजुकेट कर दें और फिर उनकी जिम्मेदारी तय कर दें कि वो भारत के जो आम जन है, मध्यम वर्ग है, उनको एजुकेट करेंगे, वो करेंगे भारतीय जो कुलीन वर्ग है। तो कुलीन वर्ग को हम एजुकेट करेंगे, अंग्रेजों ने बोला। और ये कुलीन वर्ग है, ये भारतीय जो जनमानस है, आम आदमी है, उसको एजुकेट करेगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, निस्पंदन का सिद्धांत। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर शिक्षा जाएगी। तो ये बात की गई थी। तो ये बात 1835 में की गई थी और मेकाले द्वारा की गई थी। इसी को बोलते हैं मेकाले का निस्पंदन का सिद्धांत। बस एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन दी गई बेटा, इन सब का एक ही पर्पस था, वो ये था कि भारतीयों को गुलाम बनाना। और फिर चार्ल्स मेटको आते हैं। ये चार्ल्स मेटको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में सामने आते हैं 1835 में। इन्हें, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटको को कहते हैं। आपको याद होगा, आपको शायद याद होगा बेटा, कि जो हमने जॉन एडम्स पढ़ा था, इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। जॉन एडम्स ने 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। राजा राममोहन राय के मिरातुल अखबार पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन चार्ल्स मेटको आ रहे हैं 1835 में, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? प्रेस को मुक्त कर रहे हैं, मतलब उनके प्रेस को फ्रीडम दे रहे हैं, बोलने का आजादी दे रहे हैं। तो प्रेस के मुक्तिदाता ये बनते हैं 1835 में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बेटा। फिर हम बात करना चाहें तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी नेक्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में हमारे सामने आएंगे, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच में रहने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रेलवे डाक इन संबंधी जो सुधार किया है, संचार, ये जो है सुधार किए, इन्होंने अच्छे सुधार किए, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कह दिया जाता है।
व्यपगत या गोद निषेध निधि, ये व्यपगत या गोद निषेध नीति क्या है बेटा? इन्होंने कहा कि भारत में तीन प्रकार के राज्य हैं, एक तो पूर्ण स्वतंत्र जो पहले हमारे कंट्रोल में नहीं थे, एक जो स्वतंत्र तो है लेकिन हमारे कंट्रोल में है। तो बेटा यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो कभी गुलामी से गुलाम नहीं रहे, जैसे मराठे कभी गुलाम नहीं रहे किसी के, इसी प्रकार से। और दूसरी रियासत थी जो पहले कभी गुलाम किसी दूसरे के रहे हैं, वो भी हमारे अब गुलाम हो गए हैं, वो एक रियासत थी। और तीसरे थे जो हमने गुलाम बनाया, आश्रित जो है हमारे, ठीक है। एक हमने अचीव किया, एक जो पहले से गुलाम थे और फिर हमारे अंडर आ गए, और एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस प्रकार की तीनों रियासतें थी। तो जो पहली वाली थी वो तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, लेकिन दूसरी और तीसरी जो है जो हमारे कंट्रोल में है। कुल मिला के आप परफॉर्मा याद रखिए, ध्यान से याद रखिए कि जो अधीन रियासतें थी उनमें एक सिद्धांत लागू किया गया कि आप, मतलब जैसे मैं राजा हूं और मेरे कोई बेटा नहीं हुआ, ठीक है, राजा तो बेटे बनता है, बेटा हो ही नहीं तो मैं गोद नहीं ले सकता इस राजकुमार को, बस ये बात थी। तो वो परमिशन लगती है ब्रिटेन वहां के, ठीक है, वहां के जो गवर्नर जनरल होंगे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की परमिशन लगेगी उसमें। जो अधीन रियासतें हैं उनमें अगर आपको नया राजा चुनना है, ठीक है, और आपका लड़का नहीं हुआ राजा साहब का, तो फिर आप गोद लेंगे, लेकिन गोद की निषेध है, गोद की निषेध है। इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा राजा साहब जो होंगे वो अपने वंश वृद्धि को आगे नहीं बढ़ा पाए, पहली बात तो, और फिर वो गोद भी नहीं ले पा रहे, तो वो राज्य जो होगा वो सीमित हो जाएगा, और फिर वो राज्य खत्म हो जाएगा, राजा है ही नहीं, अब खत्म हो गया। तो फिर अंग्रेज उसको हत्या लेंगे, तो अंग्रेजों के लिए हत्याने का माध्यम था। तो अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हें हमारी परमिशन लगेगी, ये गोद निषेध नीति थी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब लॉर्ड डलहौजी साहब थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म भी किए, जैसे 1852 में तार सेवा, ठीक है, 1853 में रेल सेवा, याद रखिएगा, तार सेवा 1852, रेल सेवा 1853, ठीक है। और प्रथम रेल जो चली है वो बॉम्बे से ठाणे चली है, ध्यान रखिएगा। डाक सेवा 1854, डाक सेवा 1854, ये भी ध्यान रखिएगा, डाक सेवा 1854। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी होता है ना, जो पब्लिक वेलफेयर डेवलप, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो होता है, 1854 में स्थापित किया गया। वुड डिस्पेच, ये शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पेच कब आया था? 1853 में आया था। और 1853 में आता है, कब किसके कार्यकाल में आता है बेटा? तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आता है। और शिक्षा संबंधी सुधार 1854, सॉरी 1854, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, डाक सुधार करता है, रेलवे सुधार करता है, पहले रेल ठाणे से बॉम्बे चलती है, ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधार करता है 1854 में, वुड डिस्पेच वही है शिक्षा संबंधी सुधार, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। इन सारी की डेट आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, वुड स्पेस वही है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर की जो भी आप 5वीं तक शिक्षा दे रहे हो, 5th क्लास तक, वो कम से कम आप मातृभाषा में दो। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दो, खाली अंग्रेजी में, ठीक है। ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इस बातें आपको ध्यान रखनी है। खाली आपको तो ये ध्यान रखना कि वुड स्पेस कब आया, तो 1854 में आया, एजुकेशन से रिलेटेड है, और लॉर्ड डायलॉजी के कार्यकाल में आया। अभी शॉर्ट पीरियड के लिए इतना ही याद रखिए। चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। चार्टर अधिनियम 1853 की बात करूं तो इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार जो सिविल सेवा है वो भारतीयों के लिए खोल दी। तो सिविल सेवा जो है वो भारतीयों के लिए खोल दी, मतलब खुली प्रतियोगिता 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सामने आती है। और फिर 1858 में आप देखेंगे कि किस प्रकार भारतीयों को भी अब सिविल सर्वेंट बनने का मौका मिल रहा है। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो कंपनी से कभी भी शासन छीन सकती है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, चार्टर अधिनियम 1853 में पहली बार ब्रिटेन की सरकार कंपनी को ये बोल रही है कि तुम्हें हम अनलिमिटेड राइट दे रहे हैं, असीमित शक्तियां दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें 20 साल के लिए आपको नहीं दे रहे हैं, 20 से ज्यादा भी दे सकते हैं और एक दिन भी दे सकते हैं, यानी कल भी छीन सकते हैं तुम्हारी पावर। तो ये पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सरकार ने अपनी सक्सेस हासिल कर ली, सफलता हासिल कर ली, और कंपनी को बोल दिया कि अब तुम्हारे शासन जो है हम कभी भी छीन सकते हैं भारत से। और भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता भी शुरू कर दी 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। दोनों बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो विधि आयोग बना था वो 1833 में बना था। अब इंपॉर्टेंट है, 1833 में विधि आयोग बना था मेघालय की अध्यक्षता में, लेकिन
मेघालय समिति सिविल सेवा के संदर्भ में, सिविल सेवा के संदर्भ में मेघालय समिति कब बनती है बेटा? 1854 में बनती है। दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा के संदर्भ में मेघालय समिति 1854। 1833 में विधि आयोग, वो कानूनों का संहिताकरण के लिए था। इनको आप ध्यान रखिएगा। अब पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। यानी पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल लेजिस्लेचर कार्य और एग्जीक्यूटिव कार्य दोनों देख रहा था। यानी आज जैसे कोई नीति बन रही है, ठीक है, तो नीति बनाने वाली एजेंसी अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका उसको लागू करने वाली नीति जो एजेंसी है वो अलग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग करने का काम भी 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही किया गया बेटा। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, बस फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कम समझाऊं या ज्यादा समझाऊं? ज्यादा समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन कम समय में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस फैक्ट जो है वो सामने दिख रहे हैं, वही आपको याद रखना है। बातें क्लियर है आपको? अब 1858 का अधिनियम हमारे सामने आ रहा है। तो 1853 का एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने ये बोल दिया कि कंपनी, हम तुमसे कभी कभी भी शक्तियां छीन लेंगे। तो 1858 का वो दिन आता है, 1858 का वो एक्ट है, अधिनियम है, जिसके माध्यम से कंपनी का शासन छीन लिया गया। भारत ब्रिटेन की सरकार ने छीन लिया, ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी से शासन छीन लिया। और भारत सचिव की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय समिति, जिसे हम भारत परिषद बोलते हैं, उसका गठन किया गया। और ये भारत परिषद ही ब्रिटेन की सरकार के लिए काम करेगी, ठीक है। और बेटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे पद, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने पढ़ा था 1873 और 1884। ये 1873 और 1884 का जो एक्ट है, ये पढ़ाने का, सॉरी वेट कीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 1773 और 1784। हाँ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये दोनों पढ़ाने का यही रीजन था कि उस समय 1773 के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे पद गठित किए गए थे, ये आपको पता होगा। अब उनको समाप्त किया जा रहा है, उनको समाप्त कर दिया जा रहा है। और अब ये पावर जितनी भी है, हमारे भारत सचिव, 15 सदस्यीय एक कमिटी बनाई गई जिसे हम भारत परिषद बोल रहे हैं, और उसका हेड भारत सचिव होगा। और ये भारत सचिव ही अब ब्रिटेन की सरकार के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा या काम करेगा। और इसका जो काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही होगा। और भारत के जो गवर्नर जनरल है बेटा, भारत के जो गवर्नर जनरल थे अभी तक, उनको अब वायस राय कहा जाएगा। यानी अब हम ब्रिटेन की सरकार के अंडर में आ चुके हैं। ब्रिटेन की क्राउन है बेटा, कंपनी से हमने अधिकार छीन लिए और हम क्राउन के पास चले गए। अब हम क्राउन हमें संभाल रही है, अब हमें क्राउन देख रही है। तो क्राउन के अंडर में जो भारत में काम कर रहा है वो गवर्नर जनरल ही था, लेकिन अब उसे वायस राय कहा जा रहा है। तो भारत के प्रथम वायस राय कौन बने बेटा? लॉर्ड कैनिंग बने हैं। भारत के पहले वायस राय किसे बनाया गया है बेटा? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया है। बातें क्लियर है ना आपको? बातें क्लियर है बेटा? बातें क्लियर है? वायस राय लॉर्ड कैनिंग बने हैं पहले। भारत के पहले जो गवर्नर जनरल कहलाते थे वो कंपनी के अंडर में काम करते थे। लेकिन ये वायस राय का जब भी आपको नाम सुनाई दे तो आपको ये समझना है कि वो ब्रिटेन की सरकार या क्राउन के अंडर में काम कर रहे हैं। और ये किया गया है 1858 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो बातें इजी इजी वे में समझ में आती होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और उसके बाद देख लेता हूँ स्लाइड, ठीक है। हम्म तो इसके बाद में बेटा हम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही हो पाएगा। एक एक घंटे क्लास सफिशिएंट होगी आपके लिए, इतनी काफी होगी, ठीक है। इसमें आप कवर कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, आप भी बोर नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।